Chanakya Forum presents Ranakshetra. सो राम, सर आज के रण क्षेत्र में क्या है? सर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर है अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के आर्मी पर लेकर कहा है कि भारत की ज्यादातर समस्याएं जो हैं पाकिस्तान की आर्मी से आती हैं। दरअसल वो हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप समिट में थे और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया स्कोर चैलेंजेस विद द पाकिस्तान स्टम्प डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री। और इसमें पाकिस्तान भी बवाल किया। पाकिस्तान कह रहा है हाँ, ये सब मत बोलो। ये तो बात सही है, हम भी बार बार हमारे वीडियोस में, चाहे वो द चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो, चाहे मेजरली रेड, चाहे जहाँ पे भी, ये बात तो हमेशा रहती है कि पाकिस्तान आर्मी इज द रियल कल्प्रिट। सर, सांप का सर पाकिस्तान आर्मी है, उसी को कुचलने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान आर्मी को ढंग से ठोका गया, उसकी सुतैया ठीक ठाक टाइम पे ठीक ठाक होती रहे, एक प्रॉपर इंटरवल पे कि 10 दिन का इंटरवल दिया, बैंडेज फिर मारो। अगर इतना करते रहोगे तो देखो इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है। टाइम टू टाइम एक आध बार रावलपिंडी पे एक आध मिसाइल ठोक दी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर जैसे ही बना उड़ा दिया, उनका जो भी है कोर कमांडर का वो हेडक्वार्टर है, कहीं पे मारते रहो। टाइम टू टाइम पाकिस्तान को इलाज करते रहो। क्योंकि देखिए एक डेटा आता है ना कि वो डेटा कहता है कि पाकिस्तान में कितने हजार मदरसे हैं और उनमें से अगर वो मैं 1000 भी अगर मान के चलता हूँ तो 1000 मदरसों से 1000 बच्चे निकलेंगे। वो क्या बताते हैं वो सबको पता है, पाकिस्तानी मदरसों में क्या सिखाया जाता है, जिहाद और ये तमाम चीजें। तो ऐसी जगहों से अगर जो निकलेंगे वो ज्यादातर कितने रेडिकलाइज होंगे वो सबको पता है। 1000 एक दिन में निकल सकते हैं और ऐसा पाकिस्तान रोज प्रोड्यूस कर सकता है, उसका वो टैलेंट है। अगर उसको रोकना है तो जब पाकिस्तानी फौज को ठोकोगे, पाकिस्तानी फौज कमर ही तोड़ दो, सीधा सर कुचल दोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा ना। उसका एक बार गर्दन कट गई फिर कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये बात तो सही है। इसमें पाकिस्तान का भी रिएक्शन आया है कि ये इन्फ्लेमेटरी है, मिसलीडिंग है, ये है वो है। उनके जो जवाब उन्होंने जो रिएक्ट किया है उसमें सबसे हैरान करने वाली बात, खास नहीं रिएक्ट किया, छोड़ दो। ओके, तो इसको अपन ये कैप्सूल में लेके जाएंगे, इसके बारे में और डिटेल में जो बातचीत होगी, जो मैंने यहाँ पे ज्ञान दिया उससे ज्यादा बातचीत के लिए हमें कैप्सूल में लेके जाना पड़ेगा और लेके जाना चाहिए और वहां पे हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। जेलेंस्की को बुलाया भारत। हाँ, भारत के पुतिन दौरा कंप्लीट होने के बाद अब ये खबर आ रही है कि जेलेंस्की का भी भारत दौरा हो सकता है और ये लगभग जनवरी में अगले वर्ष हो सकता है। जनवरी में हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा यूनिक फैक्ट बता रहा हूँ। अब तक केवल 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो भारत का दौरा कर चुके हैं यूक्रेन के। एक 1992 में यूएसएसआर के ब्रेकअप के तुरंत बाद, जब यूक्रेन नया देश बना, उसके तुरंत बाद की बात है। 1992 में एक आए, एक 2002 में करीब आए और 10-10 साल का अंतर है। फिर 2012 में आए। 2012 के बाद किसी भी यूक्रेन के हेड ऑफ स्टेट की इंडिया में ऑफिशियल विजिट नहीं हुई है, बायलैटरल या कोई भी। अब जेलेंस्की को बुलाना, हालांकि इंडियन जब गवर्नमेंट कह रही है, जब बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि ये पुतिन के आने से पहले से ये सारी बातचीत चल रही थी। ये हो भी गया था, जब मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री जी कीव गए थे तभी उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया था। जेलेंस्की ने भी इंटरेस्ट जताया था कि मैं आऊंगा। उससे पहले 2 चीज नोटिस किएगा। उससे पहले पीएम मोदी अपनी पहली बायलैटरल विजिट के लिए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो रशिया गए थे। उसके कुछ दिन बाद मोदी जी फिर यूक्रेन भी जाते हैं, मतलब करीब जुलाई अगस्त में यूक्रेन जाते हैं। उससे पहले रशिया गए थे मई जून के आसपास में। तो ये हो चुका है ये विजिट। ऐसे ही है, दिसंबर में पुतिन आता है, जनवरी में इसको बुलाना। बेसिकली भारत एक ऐसा देश है, जो गौरव सर भी बार बार बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो दोनों देशों से बात कर रहा है। दोनों देशों से रिश्ते अपने अच्छे हैं, इनके नॉर्मल है, नॉर्म्स अच्छे हैं। तो ऐसे में अगर इंडिया इस जो पीस प्लान चल रहा है, जो ट्रम्प का पीस प्लान है, हालांकि ट्रम्प को तो खुद सारा क्रेडिट लेना है, इसीलिए वो ज्यादा फेल भी रहा। अगर वो और लोगों को इन्वॉल्व करता है तो मुझे लगता है ये पीस सक्सेसफुल हो जाती है अब तक। तो ऐसे में अगर इंडिया, जेलेंस्की भी आते हैं, यूक्रेन को लेके बात पुतिन से भी हो ही चुकी है, यूक्रेन को लेके बात भारत तमाम उस पे मल्टीलैटरल स्टेजेस पे कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। ये युद्ध का समय नहीं है, उन्होंने पुतिन से बोला, इस बार भी पुतिन से बोला कि भारत शांति का पक्षधर है। ऐसे समय में जहां दोनों देशों तो ये जो पीस का पूरा डिटेलिंग चल रही है, जो बात पहले पुतिन का आना, फिर अब जेलेंस्की का आना,
और इन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, अगर इनकी शांति होती है, उन देशों में जैसे शांति समझौता हो जाता है, तो भारत का एक महत्वपूर्ण रोल माना जाएगा। अगर जेलेंस्की जनवरी में आते हैं तो, और मीटिंग्स होती हैं तो। आज जेलेंस्की फिलहाल लंदन में है, हाँ, और वो मीटिंग्स कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या होता है। खैर ये स्टोरी है, ये डिप्लोमेटिक टाइटरूप की बड़ी मेरी जितनी समझ मैंने बताया, बट इसको टीसीडी में ले जाते हैं आज। ठीक है, टीसीडी में क्या भारत शांति करवाएगा उस लाइन पे। एक और बड़ी बात है, अमेरिका से भी कोई भारत में है इस समय। हाँ, उनकी पॉलिटिकल एडवाइजर जो है बेसिकली अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल कमेटी की जो भी है, अंडर सेक्रेटरी जो है वो जो है भारत में है। और सर इसको यूं देखते हैं, पुतिन का अभी दौरा संपन्न होता है, तो ये तीनों चारों चीजें जोड़कर अगर अपन टीसीडी में ले जाएं तो। हाँ, द चाणक्य डायलॉग्स के लिए ये स्टोरीज हैं। मैंने बताया ना कि आज जेलेंस्की लंदन में है, तो लंदन में भी उसकी मीटिंग्स होने वाली है। फ्रेडरिक मर्ज हैं, मैक्रो हैं, कीर स्टारमर के साथ ये मीटिंग्स हो रही हैं। और लगातार ये 3 ऐसे यूरोप के लीडर्स हैं जो बहुत ओपनली जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा भी जा रहा था ना कि किसी के ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें मैक्रो बोल रहे थे कि हम जेलेंस्की को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो वो ट्रम्प उसको बर्बाद कर देगा, उसको बेच देगा एक तरीके से। तो वो सारी चीजें हैं, तो देखते हैं। अब जेलेंस्की की बातचीत चल रही है आने की, मैक्रो वहां पे मिल रहे हैं लंदन में। बेसिक तो एक ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात की है, वो रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो उस रिपोर्ट में चाइना को तो बोला गया है इनडायरेक्टली कि वो असली दुश्मन चाइना ही है, बट उसमें एक बड़ी चीज क्या आई है, वो यूरोप को लेके भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टांस अपनाया है। ट्रम्प की जो भी गवर्नमेंट है, इसने यूरोप को लेके तमाम चीजें कही, कई सारी बातें कही हैं। तो उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब यूरोप की बात हो रही हो, यूरोप के खिलाफ इतनी एग्रेसिव बात हो रही हो, आई थिंक रशिया ने भी इस वाले स्टांस का वेलकम किया, इस एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 का वेलकम किया था। तो ऐसे में यूरोप अपना प्रॉपर वो ले रहा है कि हम कौन कौन सी चीजों में आगे बढ़े, हम कैसे, एक होता है ना कि फूंक फूंक के कदम रख रहा है, तो वो वाली चीज है। तो इट्स अ गुड स्टोरी, ये द चाणक्य डायलॉग्स में लेके जा सकते हैं, लेकिन ट्रेंड में क्या है ये भी देखना होगा। खैर ट्रेंड में तो फिर वही पुतिन साहब एंड रशिया और यूक्रेन का मुद्दा ही है। हाँ, तो फिर तो ये इंटरनेशनल लेवल पे तो यही मुद्दा तो बड़ा ये फिर बना। ये जा सकती है स्टोरी, ये द चाणक्य डायलॉग्स में जा सकती है। और क्या है उसके अलावा सर, डोनाल्ड ट्रंप की जो पीस प्रोसेस है, दुनिया भर में जो उनके दावे हैं, वो उनका एक और दावा जो है वो खारिज होता हुआ दिख रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया में फिर से टेंशन बढ़ गई है। खारिज नहीं हुआ है, मैं करेक्ट करूं आपको, ये खारिज नहीं हुआ है। बेसिक मुद्दा ये है कि ये प्लान फेल हो गया। घर बनाया था जो उनके दावे, बारिश हो गई, सब 8 गल गई, इतने कंट्रीज में शांति करवा दी। अरे वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने बहुत बहुत खतरनाक इनके लिए भी बोला था कि मैंने इन दोनों देशों की शांति करवा दी है। हाँ, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी जो साइन हुआ था ना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो भी इन्होंने करवाई थी, ट्रम्प साहब ने करवाई थी पिछले जन्म में आके। खैर, सो थाईलैंड और अब कंबोडिया की बात कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया ने चोंग आन मा पास है और अनुपोंग बेस है। अनुपोंग बेस जो है वो थाईलैंड में पड़ता है, चोंग मा अन पास जो है वो कंबोडिया में पड़ता है। इस जगह पे दोनों के बीच में एयर स्ट्राइक्स फिर शुरू हो गई हैं और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। थाईलैंड कह रहा है कि जो है कंबोडिया ने करीब 3 बजे के आसपास जो है बमबारी शुरू करी। कंबोडिया कहता है कि नहीं 5 बजे के आसपास सबसे पहले इन्होंने की है। इसी बीच में एक थाई सैनिक की मौत होने की भी खबर आ रही है, जिसके रिएक्शन में इन्होंने एयर फायर किए हैं। ऐसा थाईलैंड का सबका अपना अपना दावा है, लेकिन ये पिछली बार भी यही हुआ था कि ये एक उन्होंने अटैक किया, तो उन्होंने बोला नहीं हमने नहीं, सामने वाली पार्टी ने अटैक किया। ट्रम्प साहब तुरंत एक्टिव हुए और ट्रम्प साहब ने तुरंत कहा कि देखो शांति करो। प्रॉपर एक समझौता हुआ था मलेशिया में कि कहाँ पे जाके एक प्रॉपर पीस डील साइन हुई थी। अनवर इब्राहिम और जो दूसरे हैं हेड ऑफ स्टेट, उनके बीच में प्रॉपर एक मुआहदा साइन करवाया गया था। भाई देखिए अब आपकी इसके बाद नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बोला नहीं लड़ेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे। टैरिफ वाली बात आई थी। टैरिफ तो पता नहीं क्या, टैरिफ वाली बात तो भाई साहब हर जगह करते हैं। सबसे यूनिक चीज है कि दोनों के पास आई थिंक F-16 ही है। नहीं, थाई गवर्नमेंट के पास ज्यादा बेहतर वेपन्स माने जाते हैं। हाँ, थाईलैंड के पास। तो ये हमने एक डिटेल में जब पिछली बार भी किया था तो बताया था ना कि एक ता मुएन थॉम मंदिर है और एक प्री विहियर मंदिर है। इसी को लेके लड़ाई चल रही है। प्री विहियर जो है ना, उसको कहा जाता है कोई शिव मंदिर है, उसको लेके, उस इलाके को लेके की लड़ाई चल रही है कि ये इलाका हमारा है तो हमारा। असली टेंशन की वजह यही है।
और ये अचानक से बहुत अग्रेसिव हो गई। 2025 में तमाम वो लड़ाइयां हुई हैं जो जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। थाईलैंड और कंबोडिया, वो एक कौन सा ट्रायंगल बनता है ना, गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पे वो ड्रग्स का और उसका बहुत ज्यादा वो खेल चलता है। ऐसे में मुएन थॉम मंदिर है, उस पे कंबोडिया कहता है कि वो हमारा है, और थाईलैंड का, ये थाईलैंड की तरफ स्थित है और कंबोडिया कहता है कि ये हमारा है। तो ऐसे में ये सारी चीजें इसी मंदिर को लेके हो रही हैं। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि खमेर शैली के इस पे फूलों के डिजाइन बनी हुई है, इस पे काले बलुआ पत्थरों की नक्काशी है, गोपुरम है इसके प्रवेश मंदिर पे। बेसिकली इसका जोड़ा जाता है बहुत पुराना अंकोर वाट का मंदिर से थाईलैंड के, फिर ये अंकोर वाट मंदिर से थाईलैंड के फेमाई मंदिर में जब जा रहे होगे तो बीच में ये पड़ता है इलाका, और इस पे थाईलैंड कहता है कि ये हमारा है। और 1959 में ये पूरा मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट में गया। वहां पे जो है 1962 में कोर्ट ने फैसला दिया था कि मंदिर कंबोडिया का है और थाईलैंड को बोला था कि अपने हटा लो। हालांकि नहीं, थाईलैंड ने उस टाइम एक्सेप्ट कर लिया था। सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद 2008 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। इसके बाद से जो है हजारों लोग वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं। जब ये यूनेस्को में शामिल हुआ तो थाईलैंड को लगा कि ये जो इलाका है ये फायदा दे सकता है। यूनेस्को की अपनी जब टीम्स आएंगी वहां पे तमाम चीजों की सुविधाएं होंगी, तो थाईलैंड को लगा कि हमारे हाथ से बहुत बड़ी मलाई निकल गई। फिर थाईलैंड ने एक्टिवली अग्रेशन शुरू किया है और उसके बाद से लगातार ये वो यहाँ पे लड़ाई चल रही। मैं मारपीट तो नहीं कहूंगा। इससे पहले इस युद्ध की वजह से 3,85,000 लोगों के डिस्प्लेस होने की बात आ रही है। तो वो पता है, इस साल जून की बात है, एक शिनवात्रा करके एक प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कंबोडिया के राजा से या उनके किसी सीनियर उनसे बात करते हुए उनको अंकल बोला था, और बोला था कि वो अपने एक जनरल की शिकायत कर रहे थे कि ये बार बार उकसाने का काम कर रहा है, ये वो। उनकी कुर्सी गई थी पता है, क्योंकि उन्होंने अपने राइवल देश से बातचीत की थी और उसको अंकल भी बोला था। ये अंकल वाला विवाद बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था। उसके कुछ ही दिन बाद तो ये लड़ाई शुरू हो गई थी। करीब 28 मई को जो है बॉर्डर पर सैनिकों की भिड़ंत हुई, एक सैनिक की मौत होती है। फिर 7 जून को थाईलैंड और कंबोडिया ने आमने सामने अपने अपने ट्रूप्स लगा दिए। 15 जून को शिनवात्रा ने, ये वहीं से शुरू होती, मई से शुरू होती, 15 जून को शिनवात्रा ने बातचीत की। इसका ऑडियो 18 जून को लीक हो गया। ये जानबूझ के कंबोडिया वाले ने लीक करवाया था, ऐसा कहा जा रहा था। उसके बाद 1 जुलाई को इनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर 16 जुलाई को फिर 4 सैनिक इसके थाईलैंड के घायल हो गए थे और कंबोडिया पे आरोप लगाया कि उसने लैंडमाइंस बिछाई है इधर उधर। फिर 24 जुलाई को इस मंदिर को ही लेके ये गोलीबारी दोनों देशों में शुरू हुई, स्ट्राइक शुरू हुई। फिर 2-3 दिन ट्रंप ने देखा, फिर कहा कि देखो मैं शांति करवा रहा हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोग शांत रहिए, कोई लड़ाई नहीं करेगा। फिर दोनों शांत हो गए, लड़ाई नहीं हुई। 26 अक्टूबर को दोनों के बीच में एक प्रॉपर सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवाया गया कि ये सीज फायर रहेगा, यहाँ पे कोई बातचीत नहीं चलेगी। उसके बाद से फिर से विवाद शुरू हो गया और आज सुबह ही इन दोनों देशों में फिर से लड़ाई कहेंगे शुरुआत हो गई, क्योंकि एयर पावर भी यूज हुआ है जिसमें 1 सैनिक की मौत और 8 घायल होने की खबर है। वहीं कंबोडिया साइड से है कि 3 सिविलियंस की इंजरी होने की खबर है। कैजुअलिटी की तो अभी कोई खास खबर नहीं आई है, बट 3 सिविलियंस के इंजर्ड होने की खबर आई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने शुरू किया, और थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने शुरू किया और कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड ने शुरू किया। और इसके अलावा इसमें हालांकि कंबोडिया ने कहा कि हमने रिएक्ट नहीं किया है। तो अभी असमंजस की सिचुएशन है। इस तथ्य को लेकर अभी भी विवाद है कि शुरुआत किसने किया है। लेकिन हाँ, झड़प हुई है और इसमें एक सैनिक की मौत होने की भी खबर आ रही है। रॉयल थाई एयरफोर्स के जो स्पोक्स पर्सन एयर मार्शल जैकेट थम्माचाई वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सुरानारी टास्क फोर्स के साथ मिलकर किया गया है, और वो अब ये जंग देखते हैं कितनी एस्केलेट होती है, क्योंकि आज शुरू हुई है। इसको आज हम इस पे नजर रखते हैं, ये वाली खबर पे, थाईलैंड वाली पे, कि क्या है इस पे। जो भी अगर कुछ डेवलपमेंट आती है, हो सकता हो आज लड़ाई रुक जाए, बट हो सकता हो ये लड़ाई और चले, क्योंकि इस लड़ाई का किसी ने दोबारा भी उम्मीद नहीं किया था। जब पहली बार भी हुई थी तो
हमने भी आश्चर्य की बात हमने भी की नहीं थी। सोचा था कि ये दोनों देश जंग लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी, मतलब 3-4 दिन की हुई, फिर अब दोबारा शुरू हुई। अब देखते हैं ये कितना जोर पकड़ती है, तो ये नजर रखने की चीज है। इसके बाद इस पे भी हम जा सकते हैं आज कल तो परसों में। कैप्सूल के लिए डिसाइडेड है, वह सब कुछ डिसाइडेड है, डिसाइडेड बेसिकली हमारी तरफ से है। हम अब आगे चलेंगे। सजेस्ट